हे गाइस, तो आप देख रहे हैं जीवी कक्षा का प्रीमियम कंटेंट और आज हम करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में। कंप्लीट सीरीज है ये और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जब आप इसको कर चुके होंगे ना तो उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट है ना उनको इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंस से भरपूर कर दूंगा क्योंकि मैं चीज़ों की तैयारी ही इस हिसाब से करवा दूंगा आप लोग को कि एग्जाम में बैठ के आपको सोचना ना पड़े कि इसका उत्तर क्या है। आप आधा क्वेश्चन देख के बता दोगे कि इसका उत्तर क्या है। इस हिसाब से मैंने पूरे के पूरे कंटेंट को प्रिपेयर किया है और मेरे को इतना यकीन है, इतना दावा है कि जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन मैंने बना दिया है ना, इससे बाहर एक तो सवाल नहीं आएगा और दूसरा ऐसा आपने कहीं और देखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ये पूरा का पूरा बैच ले रखा है, हम पे भरोसा कर रखा है, एक बार आप जब पूरे सेशन को देख लेंगे तो नीचे अपना कमेंट जरूर छोड़ना है ना। यहाँ हमने सुविधा दी है आप लोगों को कमेंट की भी कि कैसा आपको ये सेशन लगा, और अगर आपको लगा ना दमदार है ना, एक बार PYQ जाके लगा के देखना, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया हाँ कोई बंदा है जिसने इतने खतरनाक तरीके से, जबरदस्त तरीके से सारी की सारी चीजों को कवर कर दिया है। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं। एक और बात, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम के, कुछ हैं इंग्लिश के, तो हमने दोनों ही चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बताने के लिए है पूरे का पूरा एरोस से। आगे जितना भी पूरे की पूरी स्लाइड्स हैं वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो घबराने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर आपने हमारी बुक नहीं ली है तो बुक ले लीजिएगा। GS के रामबाण की पूरी हमने नोट्स की एक किताब बना रखी है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बुक के सहारे आप चलेंगे है ना, यहाँ पे आप चीज़ों को समझेंगे और रिविजन बुक से करेंगे तो आपका तुरंत हो जाएगा, इससे टाइम भी आपका सेव होगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ आज का अपना ये सेशन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से वो दुष्ट लोग जो थे बाहर से आए थे भारत को लूटने के लिए। आइए उनके बारे में जानते हैं पहले कि वो थे कौन। सबसे पहले तो देखिए, एक तो थे पुर्तगाली, फिर इंग्लिश जिनको आप ब्रिटिशर बोलते हैं उनको इंग्लिश भी बोलते हैं वो थे, फिर डच थे, डेन्स थे, फ्रेंच थे है ना, और इससे पहले भी कोई थे, हाँ अफगानी थे, जिनको हम मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग आप देखेंगे भारत के अंदर आए वो भारत को लूटने ही आए एक तरह से। अब जो अफगानी लोग थे उनको आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो आए और डकैती करके चले गए है ना, उनको आप कहिए कि चोर हैं। लेकिन ये जो थे, ये जितने भी लोग थे, ये एक एक्सपीरियंस्ड और टेक्निकल चोर थे। ये आए और आने के बाद जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम यहीं रखेंगे है ना सबको, और पूरे का पूरी कॉलोनियां बनाएंगे, यहीं पे राज करेंगे, फिर यहाँ से खून चूसेंगे पूरा लोगों का, जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लो है ना, और अपने देश भर लो। इस हिसाब से इन भाइयों का सिस्टम चलता था। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर मैं बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि क्रोनोलॉजी यहां पे जो आपको दिख रही है ऊपर, ये दिख रही है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज की, यानी कि ये कंपनियों को एस्टेब्लिश कब किया गया। ठीक है भाई, और इसमें क्या है कि देखो, जो पुर्तगाली है इनकी जो कंपनी है उसको अब कंपनी से ज्यादा कॉलोनी बोलिएगा, क्योंकि इन्होंने जो है काम किया, इन्होंने कॉलोनी वाला ज्यादा काम किया कि हम तो अपनी कॉलोनी बसाएंगे है ना। साम्राज्यवाद जिसको कह सकते हैं, इंपीरियलिज्म फैलाने के ऊपर पहला ही ध्यान दिया, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में दिया इसके ऊपर है ना। हम 1858 का जो चार्टर पढ़ते कि हाँ उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने के बाद जो पूरी की पूरी पावर है वो क्राउन को दे दी गई, वो उन्होंने बाद में किया। इन लोगों का भाई का पहले ही टारगेट ये था है ना, जो पोर्टुगीज थे उनका पहले टारगेट ये था। तो ये व्यापार का तो सिर्फ एक ऊपर ऊपर से बनावटी दिखावा था। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज, तो ये 1498 में बनती है। ठीक है, 1498 में क्या है, कॉलोनी बनती है आप कह सकते हैं, या इनके दिमाग में एक उपज आती है कि भैया हमें भारत के अंदर क्या बनानी है, एक अपनी कॉलोनी बनानी है और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। एक सेकेंड मेरे को दीजिए, एक सेकेंड रुकिए बस। ठीक है, तो इनका ये पूरे का पूरा इरादा था। ठीक है, 1498 की बात है ये, और इनकी कॉलोनी का नाम क्या था, एस्टाडो डा इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है इस कॉलोनी का नाम भी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश। अब देखिए कि इंग्लिश का जो मेन फोकस है इनका क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना, यानी कि ये व्यापार के लिए आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अब आपसे अगर पूछा जाए ये कंपनी बनी कब, तो मैंने वो डेट लिखी है यहाँ पे कि 1600 के अंदर ये कंपनी बनी थी, 1600 में। उसके बाद कौन सी कंपनी बनी, उसके बाद बनती है डच कंपनी। ठीक है, इसका जो नाम है ये अजीब सा नाम है, ये शायद आपको, मुझे नहीं लगता कि पेपर में पूछेगा। और डच और डेंस जो है ये दोनों बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता ही दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि इन दोनों को कोई अब बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो है
ये कंपनी बनी, बस इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझ लीजिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटिश ने नहीं बनाई, सबने एक एक कंपनी बना रखी थी, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 के अंदर बनती है। फिर उसके बाद जो डैनिश हैं, डैनिश लोग, डेन्स जो हैं जिनको हम बोल देते हैं, उन्होंने अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उन्होंने बनाई थी भाइयों ने 1616 के अंदर, ठीक है। और बाद में चल के फ्यूचर में देखिए कि ये लोग क्या करते हैं, अपने हेडक्वार्टर जो बनाते हैं मेनली वो सेरमपुर के अंदर बनाते हैं, है ना, बंगाल के आसपास के एरिया के अंदर। फिर उसके बाद जो आते हैं, सबसे आखिरी में कौन आ रहे हैं, मतलब कौन सी कंपनी बन रही है, अभी आने तो है अभी भारत के अंदर, लेकिन बन कौन सी कंपनी रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंच कंपनी जो है, कैंपेने डे इंडीज ओरिएंटल्स, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच, इंग्लिश और पोर्टुगीज, ये तीन लोग ऐसे हैं जिनके सवाल ज्यादा पेपर के अंदर बनते हैं, है ना। तो ये फ्रेंच कंपनी जो बन रही है ये 1664 के अंदर बन रही है। तो कुल मिला के मैंने आपको ये वो क्रोनोलॉजी बताई है कि जब ये कंपनियां बनी, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये भारत में भी इसी दौरान आई हो, जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में ये अलग अलग टाइम पे आए हैं, कोई हो सकता है सेम टाइम पे भी आए, या फिर हम जो भारत के अंदर इनकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये अपनी फैक्ट्री कब लगा रहे हैं, इनकी परमानेंट फैक्ट्री, नॉट टेम्परेरी, है ना। अब एक हो गया कि आपके घर में आपके मौसा जी मेहमान बन के आ गए, और दूसरा हो कि मौसा जी बोले कि तुम्हारी मासी तो बहुत लड़ती है, तो अपना पूरा का पूरा सामान पैक करके आ जाए, है ना। तो दोनों में फर्क है ना, मेहमान और पूरा का पूरा सामान बांध के कोई आ जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हम यहां पे ये देखेंगे कि फर्स्ट फैक्ट्री कब बनाई, परमानेंट फैक्ट्री, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अब यहां पे बसने के लिए आ गए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम थोड़ा सा देखेंगे परमानेंट फैक्ट्री के हिसाब से, ठीक है। तो भारत के अंदर पुर्तगालियों ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री जो बनाई थी वो 1500 में बनाई थी। पुर्तगालियों ने कब बनाई थी? 1500 में। कहां बनाई थी? कैलीकट के अंदर। ये सीधा सवाल पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यहां देखो डच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बन चुकी है, लेकिन फिर भी यहां पे पहले डच आ रहे हैं भारत के अंदर, यानी दूसरे नंबर पे जो लोग परमानेंट सेटल होने के लिए आ रहे हैं वो आ रहे हैं डच मसूलीपट्टनम के अंदर। यानी कि जैसे जैसे इनको यहाँ के राजा लोग शरण देते गए, ये लोग यहाँ पे आकर बसते गए। हालांकि आप ये देखिए कि जो ब्रिटिशर हैं ये लगभग आप देखो कि 1599 के आसपास ही शुरू हो जाएंगे बातचीत करनी यहाँ पे मुगलों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तुरंत आ गए भारत के अंदर, है ना। अकबर के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है, उसके बाद जहांगीर के साथ बातचीत चल रही है। तो बाद में जाके 1613 के अंदर जाके ये लोग जो है सूरत के अंदर अपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हैं। और ये भी कब होते हैं? जब ये भारत के अंदर से पोर्टुगीज के वर्चस्व को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं बाय द बैटल ऑफ सवल्ली, है ना। तो वो सवल्ली का बैटल क्या है वो सब बातें बाद में देखेंगे, बट मुद्दे की बात यह है कि पोर्टुगीज के साथ भिड़ते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं, तब जाके 1613 में इनको भारत के अंदर एक परमानेंट फैक्ट्री लगानी दी जाती है। ये परमानेंट फैक्ट्री के हिसाब से मैंने बताया है ना, परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से। उसके बाद 1613 के बाद डेनिश लोग आते हैं और 1620 के अंदर ये लोग अपनी एक परमानेंट सेटलमेंट कहां लगा देते हैं? ट्रैंक्योबार में, केरला में। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। उसके बाद 1668 में कौन लोग आ रहे हैं? फ्रेंच आ रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं? सूरत के अंदर ही अपनी पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को लगा रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए आप पूरी की पूरी इस सिनेरियो को, जैसे आप देखो पोर्टुगीज से शुरू करते हैं। पोर्टुगीज और डच का कहां है? कैलीकट और मसूलीपट्टनम में। तो मैं मैप के अंदर आपको दिखा देता हूं। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा उस टाइम का भारत का मैप है एक तरह से। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि कैलीकट कहां है? ये रहा कैलीकट, ठीक है भाई। तो 1498 के अंदर ही हालांकि वास्को दी गामा यहां पे आ जाता है, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगा पाते हैं। परमानेंट फैक्ट्री की मैं बोल रहा हूं कि परमानेंट फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो कैलीकट ये रहा आपका। इसके अलावा सूरत की बात कर रहे हैं, तो सूरत के अंदर ही आप देखिए फ्रेंच आ रहे हैं, सूरत के अंदर ही ब्रिटिश आ रहे हैं। तो सूरत के अंदर, सूरत कहाँ है? गुजरात के आसपास के एरिया में उस टाइम पे पड़ रहा है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेन्स की, तो वो आ रहे हैं ट्रैंक्योबार में। तो ट्रैंक्योबार ये रहा, ये दिख रहा है आपको गोला सा, ये है ट्रैंक्योबार, ठीक है भाई। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं बाकी लोग को, देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहे हैं। डच मसूलीपट्टनम में आ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच का तो हो गया। तो मसूलीपट्टनम कहाँ पे मैप के अंदर देख लेते हैं, ये रहा, ये जो एरिया है ये मसूलीपट्टनम है, ठीक है। क्या बात आपको समझ में आ गई? ये 4 एरिया आपको बहुत ध्यान रखने हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस मैप में और भी कुछ एरिया हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक ये चंद्रनगर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये क्या है? ये हम बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं। फिर एक ये सेरमपुर का एरिया है, फिर एक ये हुगली का एरिया है, एक चिंसुरा का एरिया यहां पे है। तो कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर बसीन का एरिया ये है, बॉम्बे का एरिया ये है, ये गोवा का एरिया है। तो ये जो है 5-7 एरिया जो है आपको दिमाग में रखने हैं,
है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन कंपनी आ रही हैं, ये देखिए ये सब कंपनीज आई हैं, तो इनका जो है इन्हीं एरियाज में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पानी के आसपास के एरियाज में, कोस्टल एरियाज में ये लोग ज्यादा आए और अपनी बसावट की। कारण उसका ये था कि व्यापार करना कोस्टल एरियाज में बहुत आसान है, समुद्री जहाज आएगा, कोस्टल एरियाज के पास ही सब कुछ बना लो, वहीं पे अपने गोडाउन बना लो, वहीं पे सब कुछ सामान लाद दो, इजी है शिप पे लादना, शिप से उतारना, बहुत कॉस्ट बचेगी, है ना। तो ये एक इनका सही स्ट्रेटजी रही। तो हर किसी ने कोशिश की कि वो जो समुद्र का पूरा व्यापार है उसको अपने कब्जे में करे। आगे हम ये भी पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ेंगे क्या, अभी पढ़ लेते हैं कि शुरुआत में ऐसा नहीं था। देखिए कि उस टाइम पे तो ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत तगड़े जहाज हो इन लोग के पास, जहाज भी इतने कोई मतलब समुद्री जहाजों की मैं बात कर रहा हूं, तो उतने अच्छे नहीं थे और उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आप ये सोचिए कि इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जो अरेबियन सी है, इंडियन सी है, ये जितने भी ओशन है ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको ये भी नहीं पता था। ये भाई लोग तो ये समझते थे, जितने भी ये यूरोपियन है, कि धरती ऐसे है ये ऐसे समझते थे कि धरती के अंदर ऐसे स्क्वायर सी समझते थे धरती को। ये तो इनको पता ही नहीं, बाद में लगा है कि भैया धरती तो गोल है ये लगे हुए हैं अपना स्क्वायर के हिसाब से सब चीजें करने, ठीक है। तो इनको नहीं समझ थी इतनी, और वो जब बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए कि सबसे पहले व्यापार कैसे होता था, पानी के रास्ते से नहीं होता था, तो कहां से होता था, जमीन के रास्ते से। आप देखिए ये है चाइना, ये है भारत। भारत से चाहे आप मसालों की बात कीजिए, कॉटन की बहुत ज्यादा हाई डिमांड रही, प्रेशियस स्टोन्स की बात करें, शुगर की बात करें, ये जितनी भी चीजें हैं ये भारत से जाती थी। तो ये भारत से कहाँ जाती थी, है ना। और कमाल की बात है कि अपना जो चाइना से जो मेन चीज जाती थी वो ड्रग्स जाया करते थे, है ना तो विदेशों में ड्रग्स जा रहे हैं, है ना। तो जो भारत की हम बात करें तो ये इसका रूट समझना क्या है। आप देखो कि रूट जो है पूरे का पूरा, ये दिख रहा है आपको, ये पूरे का पूरा रूट जो है आपको यूरोप में जाके जोड़ देता है। लेकिन यहां पे देखो, आप ध्यान समझना, ये जो पूरे का पूरा रूट है, अगर यहां पे ये जो एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपोल, आप समझो कि अगर इस जगह को कोई कब्जे में ले ले तो क्या ये रूट बच पाएगा, जी नहीं। जो व्यक्ति इस जगह को कब्जे में लेगा, ये आखिरी छोर है एक तरह से, तो फिर क्या है कि यूरोप का रास्ता बंद हो जाएगा। यानी कि यहां पे वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि ये तो मेरा एरिया है भैया, पैसे दो तभी जाने दूंगा। तो ये चक्कर यहां पे पड़ा कि पहले ये पूरा का पूरा रास्ता सही होता था, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में क्या है, एक इशू क्रिएट होता है। अब वो ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ओटोमैन एम्पायर, ये इस जो कॉन्स्टेंटिनोपोल का एरिया है इसको अपने कब्जे में ले लेता है। और अब इनके पास जो है ये प्रिविलेज आ गया है कि ये जितने भी व्यापारी इस रास्ते से गुजर रहे हैं इनको कितना भी टैक्स ठोक सकता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है भाई मेरे कोई और, तो यही एक रास्ता है, तो टैक्स ठोको भैया। और मर्जी है, ज्यादा कोई शान पट्टी करेगा तो निकल यहां से, तेरे को व्यापार ही नहीं करने देंगे। तो इस वजह से एक नीड क्रिएट होती है यूरोपियंस के सामने, यूरोप वाले लोगों के सामने। ये सीधा पंगा तो ओटोमैन एम्पायर से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ओटोमैन एम्पायर उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, है ना। तो इन्होंने सोचा कि इनके साथ हम पंगा लेंगे, अपनी इकोनॉमी को डाउन करेंगे, इतना युद्ध होगा, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, इससे अच्छा है कि कोई नया रास्ता खोजते हैं। तो इस वजह से ये जो है नए रास्ते की शुरुआत होती है। अच्छा, इस रोड को बोलते क्या थे, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इस रोड को बोला करते थे उस टाइम पे सिल्क रूट। ये ही सिल्क रूट है जिसको अब चाइना वापस से बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड वाला, वो जो तरीका था ना OBOR वाला, तो वो वही है ये, ठीक है। तो यही जो रास्ता है ये चाइना बनाने की वापस से कोशिश कर रहा है, ताकि समुद्र की बजाय यहां इस रास्ते से व्यापार वापस से शुरू हो सके यूरोप के साथ। समझ आइए आपको ये पूरा का पूरा खेल। लेकिन उस टाइम पे ये सारा का सारा रास्ता सेफ नहीं रहा था, यहां पे लूटपाट भी मचने लग गई थी, तो इस वजह से व्यापारियों को नए रास्ते अपने खोजने पड़े। अब नए रास्ते खोजे कैसे, वही पूरी की पूरी कहानी है, वो समुद्री जहाजों की कहानी है पूरी की पूरी। उस टाइम पे कैसे इनोवेशन हो रही थी वो अब हमें समझना है। आप देखिए कि दो तरह की कंट्रीज ऐसी थी, एक तो स्पेन और दूसरा पुर्तगाल, जो दोनों ही चाहते थे कि भैया नए रास्ते ढूंढे जाए। तो इन दोनों जगहों के जो राजा थे, इन्होंने जो भी इनके पास रिसोर्सेज थे उनके थ्रू इन्होंने बोला अपने लोगों को, या फिर जो भी और नेवल लोग आते थे, है ना, जो नेवी को के बारे में जानते थे, समुद्र के कैप्टन हुआ करते थे, वो आए इनके पास और इनको बोलते हैं कि भैया हम आपके लिए रास्ता ढूंढेंगे, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, है ना। तो ऐसे ही करके आप समझिए कि बहुत सारे लोग इधर उधर से इन दोनों राजाओं के पास आ रहे थे। अब होता क्या है कि एक कोलंबस नाम का व्यक्ति है, कोलंबस नाम सुना है ना, झूलों का नाम भी कोलंबस होता है। अब ये कोलंबस वही है जिसने अमेरिका की खोज की है। तो कोलंबस क्या है, ये स्पेन के राजा के पास जाता है और स्पेन के राजा को बोलता है, माई बाप बात ऐसे है कि आपको चाहिए एक नया रास्ता, मैं ढूंढ के देगा ना आपको, है ना। अब उन लोग को समझ नहीं आ रही थी वह व्यापार करे कहाँ, है ना। उनके लिए तो बस यही एरिया था जो यूरोप के आसपास का एरिया है, ओटोमैन के साथ जुड़ा तोड़ा। लेकिन अब
वो चाहते हैं कि नई जगह पे व्यापार किया जाए, नई जगहों की कॉलोनियां हैं जो वहां से निचोड़ निचोड़ के पैसा लेके आया जाए। तो इस वजह से कोलंबस आकर स्पेन के राजा को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कॉलोनी ढूंढ के लाऊंगा, तुम बस मेरे को अपना एक शिप दे दो, समुद्री जहाज दे दो और कुछ रिसोर्सिस मेरे को दे दो, और बदले में मेरे को क्या चाहिए है, एक पर्टिकुलर अमाउंट लूंगा और 10% का आपसे शेयर लूंगा जहां भी आप अपनी कॉलोनी को डालोगे, है ना, वहां से जितने भी रिसोर्स निकलेंगे तो उसमें से 10% मेरा। कोलंबस ऐसा बोलता है इनको। अब कोलंबस ढूंढता जाता है, वो भाई साहब निकला था भारत को देखने के लिए कि कहीं भारत मिल जाए, वो कभी इधर देख रहा कभी उधर देख रहा, भारत उसको दिखाई नहीं दे रहा। वो डोलता डोलता कहां पहुंच गया, वो डोलता डोलता पहुंच गया अमेरिका में। तो बेसिकली यहां से चला वो कोलंबस भाई और वो पहुंच गया यहां पे, जबकि जाना था उसको यहां पे, एक तरह से ढूंढते ढूंढते, है ना। तो इस तरीके से जो है अमेरिका की खोज हुई, समझ गए। इसलिए बोला जाता है कि जो अमेरिका को खोजा है वो किसने खोजा है, कोलंबस ने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका तो पहले भी था, लोग वहां पे पहले भी बस रहे थे, बट कह सकते हैं कि कोलंबस ने एक तरह से ढूंढा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ लोग को ऐसा लगता है कि शायद वास्को दी गामा का जब हम नाम ले लेते हैं कि वास्को दी गामा ही ऐसा है जिसने सबसे पहले रास्ते ढूंढे, है ना। तो एक तो मैंने कोलंबस के बारे में बता दिया, दो लोग और आपको जानने जरूरी हैं जिन्होंने सबसे पहले कोलंबस से भी पहले अपनी जो यात्राएं हैं बहुत ज्यादा शुरू की। एक तो है फर्दिनांड मजेलन, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और एक है बार्टोलोम्यू डायस। अब ये जो बार्टोलोम्यू डायस है, इसने एक और काम किया था। इसने क्या किया था आप समझना, यहां पे समझा देता हूं इजीली। आप देखिए कि पुर्तगाल यहां पे है, ये रहा पुर्तगाल, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने एक रास्ता ढूंढा, ये ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। ये नीचे का छोर दिख रहा है, साउदर्न छोर, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका का एक साउदर्न छोर है जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो यानी कि ये जो बार्टोलोम्यू डायस है, इसने क्या किया, इसने पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता ढूंढ लिया भाई मेरे, समझ गए। तो ये इसने एक बहुत जबरदस्त काम किया, है ना। उसके बाद में इसको अवार्ड अवार्ड भी मिले होंगे, और इस वजह से यही एक व्यक्ति था कि जिसकी वजह से जो वास्को दी गामा है वो भारत को ढूंढ पाया। ऐसा नहीं था कि भारत पहले ही नहीं था, भैया भारत तो समृद्ध था, पहले ही सब कुछ चल रहा था, बट ये बोल रहे हैं कि भारत को हमने खोजा है ना। ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ज्यादा लौंडे छाने बने हुए हैं, बट उसका एक क्रेडिट इनको जाना भी चाहिए एक्चुअली में। ये तो चलिए अलग बातें हो गई, क्योंकि आप देखिए कि समुद्र के अंदर आप जाएं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहां जा रहे हैं। आपको, मैं कह रहा हूं, आपके शहर में मैं एक छोर से दूसरे छोर पे भेज दूं या किसी अनजाने शहर में भेज दूं, आप गूगल मैप के बिना नहीं जा पाएंगे। तो ये तो भैया समुद्र में जा रहे थे, समुद्र में तो ना इधर दिख रहा ना उधर दिख रहा, और जो पायरेट्स का खतरा अलग, तूफानों का खतरा अलग, और डूब गए तो डूब गए, रसद पानी खत्म हो गया तो खत्म तुम भी, है ना। तो बहुत सारे लोग मर जाया करते थे रास्ते में। ये मत समझना कि ढूंढने निकले तो एकदम सही सलामती पहुंचेंगे। तो ये कहानी हुआ करती थी, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, बहुत अच्छे जहाज बनाए जो लंबे समय तक चल पाए, बहुत सारी इनोवेशंस की, तब जाके ये जो है इतनी दूर दूर के एरियाज को भी अप्रोच कर पाए। इसलिए एक अच्छा क्रेडिट इनको इस चीज का तो जरूर जाएगा। ओके, अब यहां पे क्या है, बार्टोलोम्यू की कहानी खत्म करते हैं। अब हमने जो है फर्दिनांड मजेलन की भी मैं बात अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझनी आपको जरूरी है कि ये लोग किस किस चीज का क्या क्या किया करते थे, इस पूरा सर्किट क्या था। एक्चुअली में ये एक ट्रायंगल के तरीके से व्यापार किया करते थे। अब ट्रायंगल के तरीके से कैसे करते थे वो समझना। ये है अफ्रीका, अफ्रीका यहाँ पे, ये पूरा का पूरा अफ्रीका आपको दिख रहा है, और इधर है अमेरिका, ठीक है भाई। अब ये अमेरिका के अंदर क्या किया करते थे, प्लांटेशन का काम किया करते थे। जैसे भारत में खेती हो रही है ना, तो ये यहाँ पे अमेरिका के अंदर क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि यूरोप की जो जमीन है ये उस हिसाब से नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा खेती की जा सके। और वैसे भी ये लोग, आप समझना, उस टाइम पे जो है यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये रहा यूरोप, है ना, दोनों सेम ही मैप है, तो यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी। तो यूरोप चाहता था भाई मेरे कि हमारे यहाँ पे जितना भी दुनिया का रॉ मटेरियल जल्दी से यहाँ पे आए, और यहाँ पे हम अच्छे से, जैसे मान लीजिए कि कपड़े बनाए, कॉटन मिल गया तो अच्छे अच्छे कपड़े बना के हम बाकी पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएं, और मशीनें कपड़े कहीं जल्दी बना पाएंगी एज कंपेयर टू वुवन क्लॉथ्स, है ना। तो इस वजह से इनका व्यापार बढ़ेगा और इनको बहुत मोटी कमाई होगी। तो ये जो कहानी थी, इसी की, पैसे की कहानी है पूरी की पूरी, कुछ नहीं है, पैसा ही है सब जगह पे यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से ये लोग चाह रहे थे कि हमें सारे रॉ मटेरियल पे हमारा कब्जा हो जाए, और फिर वहां जहां जहां पे रॉ मटेरियल का कब्जा हो रहा है, उनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है ना, उसको भी ब्रेक कर दिया जाए। यानी कि वो लोग हमारे यहाँ पे कोई कपड़े कुपड़े ना भेज पाए, ऐसी ऐसी ड्यूटीज लगाएंगे बाद में चल के, है ना। तो वो हम देखेंगे आगे हालांकि। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं एक मोनोपोली क्रिएट हो जाए किसी भी तरीके से ट्रेड की यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ट्रेड की कहानी चल रही है। अब ये क्या कर रहे हैं यूरोप के लोग, ये एक ट्रायंगुलर ट्रेड कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगुलर ट्रेड। अब ये क्या करते हैं, अफ्रीका में देखिए कि बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी खाने हैं, सब कुछ है। तो यहां पे ये क्या कर रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड या फिर कहीं की प्रेशियस मेटल्स कह सकते हैं, आइवरी और स्लेव्स,
ये 3 चीजों को जहाज पे भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाज में ये 3 चीजों को भरते हैं, एक तो गुलामों को भरते हैं, गोल्ड को भरते हैं, आइवरी यानी इसमें आइवरी वगैरह में आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे कॉटन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई है ना, रॉ मटेरियल्स हो गए, वो भरते हैं यहाँ पे। अब इसको जहाज को कहाँ लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर जाकर वहां पे जितने भी गुलाम हैं उनको जहाज से उतार दिया जाता है, ठीक है। गोल्ड को नहीं उतारा जाएगा, सिर्फ गुलामों को यहाँ पे उतारा जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि एक्स्ट्रा जितनी भी रॉ मटेरियल की इन्होंने प्लांटेशन कर रखी है वो अपने जहाज में भर ली जाएगी, ठीक है भाई। अब इस जहाज में देखिए एक तरह से इन्होंने क्या किया, खाली नहीं होने दिया, यानी कि 3 चीजें भर के लेके गए थे, जो स्पेस खाली हुआ उसमें भी क्या किया, यहाँ पे जो खेती हो रखी है उसका सामान यहाँ पे भर लिया। अब इस जहाज को पूरा भर के लिए पहुंच जाएंगे यूरोप में। यूरोप में जब पहुंचेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे पूरे का पूरा सामान उतार लेंगे, जितना भी रॉ मटेरियल आइवरी और गोल्ड है वो सारे का सारा अपना वहां पे भर लेंगे। अब वहां से उस जहाज के अंदर क्या भरेंगे, इस जहाज के अंदर भरेंगे फाइनल गुड, यानी कि मान लो कि यहां से सारी जगह से कॉटन लेके गए तो कॉटन यानी कि कपास से इन्होंने रुई से बना दिए कपड़े, तो कपड़े जो है अब उस जहाज में पूरा भर लेंगे और उनको वापस से यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ लोगों को सस्ते में वो कपड़े बेचेंगे। सस्ता किसको नहीं चाहिए, है ना। आज भारत के अंदर देखिए चाइना ने इतना सस्ता माल भर रखा है कि भारत के लोग भारतीय माल तो लेते ही नहीं, चाइना का माल लेते हैं। 1 रुपया सस्ता मिल गया तो चाइना का ले लिया, ऐसा हाल है। तो इसीलिए यही सारा पुराने समय में भी हाल था। तो यहाँ पे तो देखिए कि जितना भी है यूरोप का पूरा फाइनल गुड एक तरह से बिक रहा था, और लोग गरीब हैं तो लोगों के पास तो और कुछ पैसा भी नहीं है, और अफ्रीका के लोग तो इतने उस टाइम पे गवार हुआ करते थे, और अभी भी ऐसा ही हाल है। ये तो साउथ अफ्रीका अलग है कि इसने अपने आप को डेवलप कर लिया, नहीं तो अफ्रीका में अभी भी यही है कि कोई कह रहा है कि वो गुलाम बन जाएगा, कोई है ना बंदूकों से मारना है किसी को। ऐसे बंदे आपको चाहिए तो अफ्रीका में जाइए, यहाँ पे भरमार है इस चीज की। ये बंदों का व्यापार ही है, दलाली वाला, है ना, और मारकाट वाला। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर मैं एक और आपको मजेदार कहानी बताऊं तो जो चॉकलेट है, चॉकलेट जो है ना सबसे ज्यादा अफ्रीका में होती है, लेकिन ये लोगों को, गधों को इतना ही नहीं पता था कि चॉकलेट से व्यापार भी हो सकता है। आज आप देखिए कि कैडबरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, किसके सहारे बन रही हैं, यहीं इसी के सहारे बन रखी है, अफ्रीका के सहारे। यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरह से रॉ फॉर्म में ले जाते हैं और फिर चॉकलेट बना बना के पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी कहानी ये जो है ट्रायंगुलर ट्रेड की यहाँ पे बनती है। समझ गए इस चीज को, ट्रायंगल को समझ गए ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप देखिए, मैं बात कर रहा था बार्टोलोम्यू डाइस की, तो ये किस दौरान होता है, ये अगर ईयर पूछ लिया जाए कभी आपसे, वैसे ईयर तो नहीं पूछेगा इसका, बट फिर भी, तो 1488 के अंदर जो है बार्टोलोम्यू डाइस जो है वो क्या ढूंढता है, साउदर्न टिप ढूंढता है अफ्रीका की, है ना। जैसे कि मैंने बताया था साउदर्न टिप यहाँ के अफ्रीका की। अब इसको साउदर्न मोस्ट टिप मत समझ लेना, ये केवल और केवल साउथ की एक टिप है। साउदर्न मोस्ट इससे भी नीचे होगी, है ना। तो ये सिर्फ साउदर्न टिप है, जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ये नाम आप याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप, ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने बता दिया कि इसी को आगे कंटिन्यू करता है एक तरह से वास्को दी गामा, और ये जैसे इसने यहां तक का रास्ता, यहां से पुर्तगाल से यहां तक का रास्ता ढूंढ लिया, और यहां से फिर वास्को दी गामा जो है वो भारत तक का भी रास्ता ढूंढ लेगा। तो आधा रास्ता जो है फिर आगे वास्को दी गामा ढूंढता है। क्रिस्टोफर कोलंबस का ईयर आपसे पूछ लिया जाए तो 1492 है क्रिस्टोफर कोलंबस का, ठीक है। और अगर मजेलन का पूछा जाए, फर्दिनांड मजेलन का, तो ये कब का है, 1519 का। अच्छा, कोलंबस के बारे में ये सारी बातें मैंने लिख दी है कि किंग ऑफ स्पेन ने उसको स्पॉन्सर किया, ये सब बातें, ये हिंदी में भी मैंने सब लिख दिया, तो हिंदी वाले बच्चे यहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि जो मजेलन है उसके बारे में बात करते हैं। मजेलन जो है ये है एक पुर्तगाली, समझना है क्या है, ये एक पुर्तगाली व्यक्ति है। लेकिन पुर्तगाल का राजा इसमें कॉन्फिडेंट नहीं था कि भैया इस आदमी को मैं अपने जहाज भी दे दूं, है ना। 3-4 जहाज मांग रहा था, पैसा मांग रहा था, रिसोर्सिस मांग रहा था, तो बोल रहा था कि मैं आपके लिए कुछ नया ढूंढता हूं, है ना। लेकिन पुर्तगाल के राजा को कॉन्फिडेंस नहीं आया। उधर स्पेन के राजा ने रिस्क ले लिया। स्पेन का राजा बोलता ले भाई तू जा, तेरे को मैं देता हूं। इसको भाई को दिए 3-4 जहाज, जा खेल के आ तू। अब ये भाई क्या बोल रहा है, ये अलग ही ख्याल में है। पहले मैंने बोला ना, इनको ऐसा लगता था कि वो स्क्वायर सी है धरती, पूरा का पूरा समुद्र स्क्वायर सा है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि भैया मैं पूरी धरती का चक्कर लगा के आऊंगा, है ना। ये अलग ही लेवल पे चल रहा है, खतरों के खिलाड़ी। तो ये भाई निकल गया पूरी धरती का चक्कर लगाने। आप देखो कि लगभग 250-300 आदमी थे इसके साथ जहाजों पे, और कमाल की बात यह है कि जब ये पूरा चक्कर लगा के आए ना, तो केवल 17 आदमी जिंदा थे, बाकी सब लुढ़क गए रास्ते में ही। और यही कमाल की बात है कि जो मजेलन है वो खुद भी लुढ़क गया लेकिन फिर भी आप देखिए कि इसको क्रेडिट दिया जाता है कि ये फर्स्ट सेलर है जिसने पूरी की पूरी ग्लोब को सरकम नेविगेट किया। इसका मतलब कि पूरी ग्लोब का यानी पूरी धरती का चक्कर लगाया समुद्र के रास्ते से, इसको बोला जाता है सबसे पहला आदमी। हालांकि टेक्निकल ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये तो बीच में ही लुढ़क गया है, और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले किसी ने चक्कर नहीं लगा रखा था, है ना। तो बट क्या है कि जो पिक्चर में है,
जिसको मिल गया वो राइट, वही वाली बात है ना। हो सकता है इससे पहले भी किसी ने लगाया हो, बट जो प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड की बात करेंगे तो यही आदमी है। तो पेपर में आ जाए तो मैजेलन का ये उत्तर आपको बताने की पहला आदमी जिसने पूरी धरती का चक्कर लगा लिया या सरकम नेविगेट कर लिया ग्लोब को, सीधा उत्तर डायरेक्ट। मैंने आपको टू द पॉइंट चीजें बताई हैं। अच्छा, एक स्ट्रेट ऑफ मैजेलन है, वो किसने ढूंढी? वो भी इसी ने ढूंढी है। अब ये क्या होता है कि जिस भी जगह पे जाते थे ना, वहां के लोग के लिए तो ये अजनबी थे। वो कई बार कोई गुस्से में आ गया होगा तो उसने पेल पुल दिया इसको, तो ये लुढ़क गया भाई मेरा, है ना। तो बीच रास्ते में ही खत्म ये। इस वजह से बट इसको क्रेडिट देने के लिए स्पेन के राजा ने क्या किया? क्रेडिट देने के लिए ये बोल दिया कि ये पहला व्यक्ति है। हालांकि ये तो पहले ही लुढ़क चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस जहाज पे ये गया था वो वापस आया 17 लोग को जिंदा लेके, इसलिए ऐसा बोला गया। और इन्होंने क्या किया था? एक और अच्छा काम किया था। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन का जो पूरा का पूरा पैसेज है वो भी इन्होंने पूरा अपना मैप्स के अंदर नेविगेशन सिस्टम के थ्रू जो भी इन्होंने ढूंढा उसको मैप्स के अंदर उतार लिया। ठीक है भाई, तो ये जो है मैजेलन की कहानी हो गई और बार्टोलोम्यू की कहानी होगी अलोंग विद क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए अब हम बात करते हैं वास्को दी गामा की। अब वास्को दी गामा का मैंने पहले ही बताया ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल से यहां तक का रास्ता तो इसको पता ही था, है ना। किसने बता दिया था? वो बार्टोलोम्यू ने बता दिया था। अब बार्टोलोम्यू से पूछ के आगे ये कैसे जा रहा है, आगे ये इसके किनारे किनारे खुद जाता है और ढूंढता 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 डोलता डोलता ये पहुंच जाता है टप्पे खाता हुआ इंडिया के अंदर, है ना। और इंडिया के अंदर ये भाई साहब कहां पहुंच रहा है? ये कैलीकट के अंदर पहुंच रहा है। और कैलीकट के अंदर जब ये पहुंचता है तो आगे इसकी मुलाकात किससे हो रही है? जमोरीन से हो रही है। यानी कि जो कैलीकट का जो उस टाइम पे रूलर कह सकते हैं, जिसको जमोरीन बोला जाता है वहां पे, है ना। ये बदलते रहते हैं रूलर्स। तो जमोरीन के साथ इसकी मुलाकात होती है। जमोरीन को ये बहुत अच्छे से तोहफे देता है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि भैया हम तो वही सेम अंग्रेजों वाली कहानी कि हम क्या हैं? व्यापारी हैं, प्लीज हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए व्यापार करने के लिए। तो जो भी है उस टाइम पे देखिए कि ऐसा नहीं था कि इसको फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई हो, लेकिन इसको बहुत सारी ये यहां से क्या भर के लेके गया था? मसाले वगैरह भर के लेके गया, कार्गो भर के लेके गया, सामान भर के लेके गया। और उस जहाज में जब ये भर के लेके गया, वापस गया, तो इसने क्या किया? 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया भाई मेरे। जब इसने ये देखा कि 60 टाइम्स बोल रहा हूं मैं, 60 गुना बोल रहा हूं, 60% नहीं बोल रहा, है ना। यानी कि अगर इसने 1 लाख रुपए लगाए होंगे उस टाइम पे तो 60 लाख रुपए कमा लिए इसने। एक तरह से इतना हाई प्रॉफिट कमा लिया। जब इसने देखा तो वहां पे भैया इसकी भी सिट्टी बिट्टी गुम और उधर जो है पुर्तगाली लोग उनकी भी सिट्टी बिट्टी गुम कि ये कैसे हो गया भाई मेरे। भारत इस सोने की चिड़िया, लेट्स गो टू भारत फॉर मेकिंग करियर। तो ये लोग भाई मुंह उठा के आ गए भारत के अंदर। अब इस बार कौन आ रहा है भाई? इस बार आ रहा है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ये पेड्रो अल्वारेस कैब्रल जो है ये आता है भारत के अंदर। जमोरीन को बोलता है कि भैया मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए एक जगह दे दीजिए, माई बाप प्लीज दे दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है। तो जमोरीन बोलता है ठीक है भाई लगा ले तू कैलीकट के अंदर। और 1500 के अंदर कैलीकट में 1500 के अंदर ये फैक्ट्री लगती है। यही फैक्ट्री की मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की थी। जो पोर्टुगीज हैं वो 1500 में लगाते हैं अपनी फैक्ट्री। कहां? कैलीकट में। सबसे पहली स्लाइड के अंदर यही आपको बताया था। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। 1502 के टाइम वास्को दी गामा को दोबारा भारत भेजा जाता है। ये सेकंड जर्नी है वास्को दी गामा की भारत के अंदर। ठीक है भाई मेरे, कब? 1502 के अंदर। अब ये जब भारत के अंदर आता है तो ये तरह तरह के ट्रेडिंग स्टेशन यहाँ पे बना देता है, कैलीकट में, कोचीन में, कनानौर में। ठीक है, और साथ में ये क्या कर देता है? इनकी फोर्टिफिकेशन कर देता है, यानी कि किलाबंदी कर देता है एक तरह से मजबूत बनाने के लिए कि भैया कोई इनका लूटपाट ना कर पाए। क्योंकि क्या होता था, ये लोग जितना भी कुछ बनाते थे तो यहाँ पे भारत के अंदर कौन थे? अरब व्यापारी थे पहले से ही, उनका धंधा चौपट करने में लगे हुए थे, तो वो भी इनके साथ लूटपाट कर दिया करते थे। इनको पता नहीं लगता था, है ना। चंदू लोग थे ये। यहाँ पे देखो आप, कनानौर ये रहा, कैलीकट ये रहा और कोचीन ये रहा। ये तीनों जगह मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको मैप के अंदर, जहां पे इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे। मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिंग पोस्ट की बात कर रहा हूं। बट क्या हो रहा था, मैंने जैसा कि बताया कि अरब लोग जो थे वो इनसे बहुत दुखी थे क्योंकि उनका धंधा ये चौपट कर रहे थे। तो इस वजह से वो लूटपाट सी कर रहे थे, जिसकी शिकायत ये किसको करते हैं? जमोरीन को करते हैं। लेकिन जमोरीन जो है बीच में इंटरफेयर करने से मना कर देता है कि भैया तुम लोग का आपस में मसला है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उसको तो अरब ट्रेडर भी बहुत सारा पैसा दे रहे थे कमा के, तो इस वजह से वो उनसे पंगे क्यों लेगा, तो वो बीच में आता ही नहीं है। अब ये जो चीजें हैं वास्को दी गामा को एकदम खुंदक में वास्को दी गामा कि भैया ये क्या हो रहा है। तो फिर वो क्या है, एक तरह से इसके साथ जमोरीन के साथ पंगा ले लेता है, फिर इसको पेला जाता है अच्छे से। तो फिर ये वहां से भगता है, थोड़ा सा कहीं छुपता है जाके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1503 के अंदर
1503 के अंदर अफोंसो डी अल्बुकुर्के जो है अपनी एक सेना से लेके यहाँ पे पहुंच जाता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला सा करता रहता है ना। तो ये आपस में जो जमोरिन और इनकी जो झड़प है वो आपस में चलती रहती है, ठीक है भाई। और ऐसी झड़प के बीच में क्या होता है, जो अफोंसो डी अल्बुकुर्के है 1503 के अंदर भारत में आ रहा है ये। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जो अफोंसो डी अल्बुकुर्के है ये गवर्नर भी बनेगा आगे चल के पुर्तगालियों का, लेकिन अभी तक पुर्तगालियों को राज जो है भारत के अंदर सेटअप नहीं हुआ है। तो ये एक नॉर्मल इंसान या फिर उनका नुमाइंदा बन के आया है, ये अभी गवर्नर बन के नहीं आया है। तो गलती से भी कई बच्चे ये कंफ्यूज कर देते हैं कि भैया पहला गवर्नर तो डी अल्मेडा था, तो ये अल्बुकुर्के पहले कहां से आ गया। ये अभी गवर्नर बन के नहीं आ रहे मेरे गुरु, है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा चीजों को देखने में, अगर आधा अधूरा ज्ञान रखोगे तो फिर समझ नहीं आएंगी चीजें। तो अभी ये अल्बुकुर्के जो है पोर्टुगीज का नुमाइंदा बन के भारत के अंदर आया है, और ये आकर यहाँ पे सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या करता है, एक किला बना देता है यहाँ पे आके, फोर्ट इमैनुअल। ये दिख रहा है, ये अभी भी है। कहाँ बनाता है, कोची के अंदर, केरला के अंदर जो है ये किला बना देता है, कोची के अंदर, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, कहाँ बनाता है, कोची के अंदर, या कोचीन कह लीजिए, केरला के अंदर बना देता है। अभी भी जाके आप इसको देख सकते हैं, अब तो खंडर खुंडर सा हो गया लेकिन फिर भी देख सकते हैं ना, देखने लायक है। फिर जो कोचीन को ही ये क्या बनाते हैं पुर्तगाल वाले, अपनी कैपिटल बना लेते हैं। देखो अभी सेटअप भी नहीं उतने तरीके से हो रखे, लेकिन किला भी बना रहे हैं, है ना, जबरदस्ती जमोरिन के साथ पंगा लेके। और फिर यहाँ पे इसको पुर्तगाली क्या है, इसको कैपिटल भी बना रहे हैं। हालांकि आगे चल के हम देखेंगे कि ये अपनी कैपिटल को रिप्लेस करके गोवा को बना देते हैं कैपिटल, है ना। गोवा वाले बीच पे पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद चले जाना गोवा भी। तो कहने का मतलब ये है कि पुर्तगाली अपना एक इनिशियल जो होता है ना सीड, जिसको कह सकते हैं कि राज वाला सीड करना है ना, कि भैया अब यहां पे आके हम जमेंगे, वो यहां से शुरू हो गया उनका, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं पहले भी बता चुका हूं शुरुआत में स्लाइड के, कि जो द एस्टेडो ड इंडिया ये जो है ये पुर्तगाल की कॉलोनी है, ये पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। जो पुर्तगाल वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत बाद में बनाई जाती है ना। ये देखो कि ये आ रहे हैं 1505 में अपना राज एस्टेब्लिश कर लेंगे ये भारत में, लेकिन जो पुर्तगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1628 में बनती है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता, आधी अधूरी चीजें होती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है और पुर्तगाल की कॉलोनी जो है अलग है। शुरुआत में जो आई है वो काफी समय तक तो इनकी कॉलोनी ही रही है ना। आप देखिए कि 1500 से लेकर 16 लगभग मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो 120-30 साल तो कंपनी का नाम ही नहीं था। 120-30 साल तक तो कॉलोनी, यानी कि वहां के लोग जो है, वहां का जो गवर्नमेंट है वही यहाँ पे एक तरह से काबू किए हुए थी सब चीजें, ठीक है भाई। और यही इनके जो है आगे हार का भी कारण बनेगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी बना रखी है, तो इनका जो जितने भी डिसीजन है ना वो वहां की गवर्नमेंट, पुर्तगाल की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है ना, एक तरह से। यहाँ के वो नहीं कर रहे हैं कोई भी कंपनियां, है ना। तो जब हम देखेंगे आगे जब ब्रिटिशर आएंगे तो ब्रिटिशर आकर वो क्या भेजेंगे, वो तो एक कंपनी को भेज रहे हैं, तो कंपनी के पास अपना डिसीजन था, इमीडिएट जो तुम्हारा मन है वो डिसीजन लो, वहां की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर है वो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को जीत रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी अपने प्लान्स को स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, फ्री थे वो एक तरह से। तो ये बहुत सारे कारण रहे ब्रिटिशर के यहां राज करने में। तो ये पुर्तगाल की पूरी मैंने बात बताई आपको, ठीक है। 1503 तक का हम टाइम कवर कर चुके हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है दौर 1505 का। 1505 में ये देखो अब किला भी बना चुके हैं, कैपिटल भी अपनी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब ये जो है अपनी परमानेंट फैक्ट्री भी यहां पे लगा देंगे और बोलेंगे कि अब तो हम यहीं अपनी कॉलोनी बसाएंगे, हम अपना सामान उठा के यहां पे आ चुके हैं। ये देखो सारा सामान उठाया और यहां पे पहुंच गए भारत के अंदर। कब पहुंचते हैं, 1505 के अंदर पहुंचते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उस टाइम पे ये पहला गवर्नर किसको बनाते हैं, डी अल्मेडा को, यानी कि इस व्यक्ति को, इस भड़वे को ये अपना पहला गवर्नर बनाते हैं, डी अल्मेडा को, ठीक है भाई। तो कब बनाते हैं, 1505 में। अच्छा ये कब से कब तक रहता है पुर्तगालियों का गवर्नर बनके, 1505 से 1509 में, ठीक है। हालांकि आप देखिए कि पुर्तगाली को जो राजपाट चल रहा है भारत के अंदर, 1498 में वास्को दी गामा आ चुका है और 1961 तक चलता है। वो कैसे इनको भारत से निकाला गया, सबसे आखिरी व्यक्ति थे ये जो भारत से निकले, है ना। सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में निकले, वो आगे चल के बात करेंगे जब इनका पतन की बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो अल्मेडा आता है ये क्या करता है, ये जितने भी यहाँ पे अरब ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। क्योंकि अब देखिए कि मैंने बोला ना ये राइवलरी पुरानी है कि अरबी लोग पहले इनको दुखी कर रहे थे, अब ये अरबियों को दुखी करना शुरू कर देते हैं कि भैया जितने भी अरब के ट्रेडर्स हैं इनको पेला जाए सबसे पहले। और साथ में ये एक और, क्योंकि वहां देखिए कि कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो वाला हल्ला तो हो ही चुका है, सिल्क रूट बंद हो चुका है, वहां से कोई जाने को रेडी नहीं है। अब जो रास्ता सबसे अच्छा बनता है वो समुद्र का ही रास्ता बनता है, जिसको कि कौन ढूंढ चुके हैं, पुर्तगाली ढूंढ चुके हैं। अब आप देखो वहां पे ओटोमैन अपना कब्जा करके
करके बैठा है कॉन्स्टेंटिनोपल पे, और वो वहां से अपनी कस्टम ड्यूटियां लेने को फिर रहा है। इन्होंने सोचा कि जब समुद्र का रास्ता हमने ढूंढा है तो यहाँ पे किसी और को कब्जा नहीं करने देंगे। जैसे आज चाइना बोलता है साउथ चाइना सी मेरा है, यही मैं सब जगह पे है ना यूं पसर के बैठ जाऊं, है ना। तो ये ऐसी हरकतें ये भी कर रहे थे। कहने का मतलब है ये समुद्र पे अपना राज करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये रास्ता हमने ढूंढा है, अगर आप इस रास्ते से निकलोगे तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी और हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको नेवल ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा हमसे। पोर्टुगीज ये बोलने लगे। तो जब आप इनसे लाइसेंस लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको फिर ज्यादा बचत होगी नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि इनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया पूरा का पूरा रूट, तो इनको तो कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ रहा, ना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा, तो इनको ज्यादा बचेगा ना एज कंपेयर टू कि कोई तीसरा व्यक्ति आके इनको पहले टैक्स दे और फिर उसको बचेगा क्या एट द एंड। तो वो कहानी है। और इनके पास पूरी मोनोपोली है कि उसके कितने जहाज जाने चाहिए, कितने अलाउड करें, कभी भी उनका व्यापार बंद कर सकते हैं। तो इस वजह से ये इशू था। इस पूरी की पूरी पॉलिसी को क्या बोला गया, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। पेपर के अंदर सीधा सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो है ये किस आदमी ने शुरू की, है ना। तो पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और इसी ने ब्लू वाटर नीति जो है भारत के अंदर शुरू की। इसी ब्लू वाटर नीति के तहत इसने क्या शुरू किया, कार्टेज सिस्टम, है ना। कार्टेज सिस्टम कह लीजिए या फिर ट्रेड लाइसेंस कह लीजिए, नेवल ट्रेड लाइसेंस, ठीक है भाई। कार्टेज सिस्टम या फिर नेवल ट्रेड लाइसेंस, यानी कि अगर आपको इस रास्ते से जाना है समुद्र के रास्ते से तो इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पूरी की पूरी कहानी थी। तो इसमें कुल मिला के स्लाइड में ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और इसका आना इंपॉर्टेंट है, और ये पहला गवर्नर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स इस स्लाइड के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनसे पहले भी सवाल पूछे गए, आगे फिर से पूछे जाएंगे, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब अगला व्यक्ति जो यहां पे बनता है 1509 के अंदर कौन आता है यहां पे, अफोंसो डी अल्बुकुर्के। जैसा कि मैंने आपको बोला था 1503 में भी अल्बुकुर्के आ चुका है, लेकिन आप देखिए अल्बुकुर्क फिर से दोबारा आ रहा है, लेकिन इस बार क्या बन के आ रहा है, गवर्नर बन के आ रहा है, यानी एक तरह से वाइसरॉय बोल सकते हो, पोर्टुगीज का वाइसरॉय या गवर्नर बन के आ रहा है। तो ये कब बन के आ रहा है, 1509 के अंदर बन के आ रहा है, ठीक है। और 1515 तक ये भारत के अंदर रहता है, और इसी को ही रियल फाउंडर बोला जाता है पुर्तगालियों का। समझ गए इस चीज को, आप कंफ्यूज मत कर देना, सारी की सारी चीज मैं पहले ही इस बारे में क्लियर कर चुका हूं। इसके अलावा अब ये क्या करेगा, 1509 के अंदर ये क्या कहेगा कि भैया हमारी कैपिटल कौन सी है, कोचीन है, ठीक है। कोचीन को ये क्या बना देंगे, अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देंगे ऑफिशियली। समझना, ऑफिशियली कोचीन को ये अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देंगे। आप समझ रहे हो इस चीज को, ऑफिशियली हो रहा है आप सब कुछ, क्योंकि ये अपनी कॉलोनी को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें। फिर 1510 के अंदर ये क्या कहेगा कि भैया ये अटैक करेगा आदिल शाह को। आदिल शाही डायनेस्टी कहां की है, बीजापुर की डायनेस्टी है, और वहां से ये क्या कर लेगा, कॉन्कर कर लेगा गोवा को, ठीक है भाई। तो गोवा जो है अब इनके कब्जे में आ जाएगा, और इसी गोवा को बाद में क्या है कैपिटल भी बनाया जाएगा। इसके काल में नहीं बनाया जाएगा, वो आगे बनाया जाएगा। तो जबकि पहले गोवा किसके पास था, आदिल शाही डायनेस्टी थी जो बीजापुर की, उनके कब्जे में था, ठीक है। उनका रूलर थोड़ा सा वीक होता है, ये उस मौके का फायदा उठाता है और जैसे तैसे करके भी गोवा को अपने अंडर ले लेता है। कहने का मतलब है ये किस चीज को अंडर ले रहे थे, ये जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं या जो समुद्र से रिलेटेड एरियाज हैं, ये उन्हीं को अपने कब्जे में ले रहे थे। ये इधर उधर अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे थे। इसके अलावा एक और चीज ये करता है द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। एक्सक्यूज मी। ये क्या स्टार्ट करता है, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। अब पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म होती क्या है, एक्चुअली में ये है साम्राज्यवाद की नीति। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप सिर्फ एक जगह पे मेहमान बन के जाएं कुछ दिन के लिए, और दूसरा है सामान बांध के वहीं चले जाएं, है ना, रहने के लिए। तो ये वही है, जैसे अफगानी लोग केवल और केवल यहाँ पे लूटपाट करने आते थे और यहाँ से चले जाते थे। उनका केवल इतना ही पर्पज था कि बस एक बार में जो धन मिल गया उससे ऐशो आराम करेंगे। लेकिन इन लोगों का पर्पज और गोल था जो थोड़ा दूर तक था, यानी ये बोलते थे अब यहां पे आके बसेंगे भी, और यहां पे जितने लंबे समय तक यहां के ट्रेड को एक्सप्लॉइट कर पाए, यहां से निचोड़ पाए पैसे को, उतना लंबे समय तक रुक के यहां से पैसे को निचोड़ेंगे। और ये लोग बहुत पैसा भारत से लेके गए, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। जितना भी रॉ मटेरियल है, ये पैसा का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड उठा के ले गए या पैसा रुपए उठा के ले गए, ये भारत के रिसोर्सेज को उठा के लेके गए, जिनसे इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना हाई अमाउंट। वो जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे, ठीक है, गिनते गिनते पागल हो जाओगे। फिर इसने भारत के अंदर क्या किया, सती प्रथा को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये व्यक्ति फेल हो गया। लेकिन बाद में जो अंग्रेज की बात करते हैं हम, तो विलियम बेंटिक ने जो है कंप्लीटली एबॉलिश किया था, ठीक है। ये नहीं कर पाया, मतलब इसके बस की बात नहीं रही। उसके बाद 1511 में ये क्या करता है, ये एक मलक्का के आइलैंड है, उसको
अपने कब्जे में कर लेता है। तो वहां पे क्या है, मलक्का आइलैंड के ऊपर एक पोर्ट है, उसको अपने कब्जे में कौन कर रहा है, अल्बुकुर्क कर रहा है। गोवा को अपने कब्जे में कौन कर रहा है, अल्बुकुर्क कर रहा है। और कोचीन को कैपिटल कौन डिक्लेयर कर रहा है, अल्बुकुर्क कर रहा है। तो 3-4 पॉइंट इसके बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इसी के कार्यकाल के अंदर क्या है, एक व्यक्ति है, एक राइटर है, जिसको बोलते हैं दुअर्ते बारबोसा। इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टार मार्क मैंने कर दिया। तो ये जो है एक राइटर है, इसी के कार्यकाल का है। अच्छा, इसी के कंटेम्परेरी कौन था, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये कृष्णदेव राय, कहाँ पे यहाँ लिखा होगा, हाँ ये रहा, कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के राजा रहे हैं, बहुत महान राजा रहे हैं विजयनगर एम्पायर के, ये उन्हीं के कंटेम्परेरी था। लेकिन आप इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये कृष्णदेव राय से वहां जाके उनके कोर्ट में मिला, जी नहीं, मैंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ये उनके कोर्ट में गया है। दो इसने अपनी किताब के अंदर बहुत कुछ लिखा है विजयनगर एम्पायर के बारे में। ये हो सकता है कि किसी से पूछा हो, किसी के साथ इसकी नॉलेज शेयर हुई हो, या फिर हो सकता है कि ये वहां पे देख के भी आया हो कुछ एरिया वहां का, लेकिन कोर्ट में नहीं गया, ठीक है, कृष्णदेव राय की कोर्ट में नहीं गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंटेम्परेरी तो पूछा जा सकता है कि पेपर में ऐसी तो पूछते हैं कि दुअर्ते बारबोसा राइटर जो है किसके कंटेम्परेरी था, तो आपको कृष्णदेव राय का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसने एक इंटरप्रेटर के तौर पर, मलयालम इंटरप्रेटर के तौर पर भी काम किया था, कहाँ, कन्नानौर के अंदर, ठीक है। तो ये 2-3 बातें दुअर्ते बारबोसा के लिए आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर जो 1524 की मैं बात करता हूँ, तो 1524 में देखिए कि वापस से वास्को दी गामा को तीसरी बार भारत के अंदर भेजा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में क्या हुआ, तो बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल वो पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्जाम है आपके सारे कवर हो जाएंगे, है ना, कहीं ज़्यादा हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो अब 1524 की बात करते हैं, तो 1524 में वास्को दी गामा वापस से भारत के अंदर आता है, और 1-2 साल में ये भी लुढ़क जाता है फिर से, ठीक है। अब वास्को दी गामा के बाद फिर तुरंत बाद कौन आता है, 1529 के अंदर देखिए कौन आ रहा है, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। अब वो बीच विचाले वाले जितने भी राजा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं किया, इस वजह से उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कि नीनो डी कुन्हा जब आ रहा है, तो ये एक काम कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि अल्बुकुर्क ने गोवा को भी कैप्चर कर लिया था, तो गोवा को जब कैप्चर कर लिया, तो वहां पे ये क्या कर रहा है, ये आदमी आके, नीनो डी कुन्हा आके क्या कर रहा है, कोचीन से गोवा में कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है। इसलिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि भैया जो पुर्तगाली हैं, उन्होंने अपनी जो कैपिटल है कोचीन से गोवा में कब शिफ्ट की, तो आप बोलेंगे 1530 में की। डेट्स आपको याद रखनी है, मैंने इसीलिए मेंशन की, जिसकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने सब डेट्स मेंशन की हैं, ठीक है। और किसके राज में की, या किस उस टाइम पे गवर्नर कौन था, वो पूछ लिया जाए तो नीनो डी कुन्हा, ये आदमी जो है उस टाइम पे गवर्नर था। अच्छा, इसी के टाइम में क्या है, सेटलमेंट्स हुई हैं हुगली के अंदर भी और सेंट थॉमस के अंदर भी। यानी सेटलमेंट का मतलब है कि अपनी चाहे टेम्परेरी लगाई हो चाहे परमानेंट लगाई हो, लेकिन फैक्ट्रीज इन्होंने वहां भी अपनी पुर्तगालियों ने लगा ली थी। इसके अलावा ये आदमी और क्या करता है, दीव और बसीन जो है उनको भी ये बहादुर शाह से एक्वायर कर लेता है, ठीक है। बहादुर शाह, ये बहादुर शाह जफर की बात नहीं हो रही है, गुजरात का एक रूलर है बहादुर शाह, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये कब कर रहा है, 1534 में कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए कि जो मेन रूलर आ रहा है वो आ रहा है मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, ये आ रहा है 1542 से 1545 के बीच में। अब ये जो गवर्नर जब बनता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ही कार्यकाल में मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा के कार्यकाल में ही एक यहाँ भारत के अंदर सेंट आता है, जिसको जेसुइट सेंट कह सकते हैं, यानी कि जीसस का भक्त जिसको कह सकते हैं। अब ये सेंट आके भाई साहब क्या कर रहे हैं, फ्रांसिस्को जेवियर इनका नाम है। आपने जेवियर स्कूल सुना होगा, है ना, बहुत जगह पे जेवियर स्कूल है, वो इन्हीं के नाम पे रखे गए हैं। तो ये क्या है, एक तरह से क्रिश्चियन है, पहले पास्टर हैं जो भारत के अंदर आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का सीड बोने। ये वही वाली बात है कि जहां जहां राजा जाएगा उसके पीछे पीछे पुजारी भी आ जाएगा, है ना, मदारी के पीछे पुजारी वाली बात हो रही है और कुछ नहीं है। तो वो आएगा और लोगों को कैसे, वहां के लोगों को कन्वर्ट करना है, फिर अपने अंडर कंट्रोल करना है, ये सब एक डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट एस्पेक्ट है, जहां पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां रूलर कोई जाएगा, पावर जहां जहां जाएगी उसके पीछे जो है पुजारी भी जाएगा। दोनों पी हैं, पी एक साथ काम करेंगे, है ना, एक पी के साथ काम नहीं होगा, डबल पी के साथ काम होगा यहाँ पे, ठीक है। पावर, पुजारी, और फिर तीसरा एक और आता है ट्रिपल पी, इसको कह सकते हो पैसा। तो ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते, तभी ये पूरी की पूरी कहानी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है, ठीक है। और साम्राज्यवाद की नीति में यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कीजिए, आप वहां के पॉलिटिकल रिसोर्सेज को भी अपने हित में कर लीजिए। तो वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को अपने कंट्रोल में लेना ही इंपीरियलिज्म है, और वही चीज ये लोग कर रहे थे। तो एक तरह से यहाँ पे जो है पास्टर साहब भी आ जाते हैं, जेवियर साहब, ठीक है। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बताता हूं यहाँ पे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जिनको आप भूल नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो पोर्टुगीज हैं, इनका जो डिक्लाइन होता है वो 16th सेंचुरी के आसपास होता है। आप सोचेंगे कि क्यों हो रहा है उस टाइम पे, 1612 के आसपास क्या हो रहा है, बैटल ऑफ सवल्ली हो रही है। अब आप देखिए कि होता क्या था उस टाइम पे कि पोर्टुगीज किसी और व्यक्ति को घुसने ही नहीं देते थे अपने एरिया में। जैसे कि पहले अरब नहीं घुसने दे रहे थे, फिर अब जब पुर्तगाली आ गए तो पुर्तगाली नहीं घुसने दे रहे हैं, और इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। आप ये समझिए कि जो उस टाइम पे मुगल बादशाह है जहांगीर, उसके तक भी इनका इम्पैक्ट पहुंच चुका था। उसी से इन्होंने बहुत सारी परमिशंस ले रखी थी, है ना। और एवज में क्या है, ये वहां पे टैक्स भरते हैं, एक तरह से उसका भी फायदा हो रहा है बादशाह का भी, और उसको बहुत एक तरह से वहां पे इन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रखा था, और ये किसी और यूरोपियन को यहाँ पे घुसने ही नहीं देते थे। आप कभी भी देख लीजिए, आज की डेट में भी ऐसी होता है, जो व्यक्ति मान लीजिए किसी भी धंधे में घुसा हुआ है, वो कोशिश करेगा कि दूसरा कोई नया व्यक्ति इस धंधे में ना आ जाए, नहीं तो उसका धंधा खुद का चौपट हो जाएगा। ये भी वही कर रहे थे एक तरह से, है ना। ये बिजनेस की पुरानी हैबिट है। अब होता क्या है कि इंग्लिश पीपल आते हैं। मैंने आपको बहुत बार मेडाइवल में भी पढ़ा है, और भी कई जगह पे मैंने पढ़ा रखा है कि थॉमस रो को भेजा जा रहा है यहाँ पे, हॉकिंस को भेजा जा रहा है। वो हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश के अंदर पढ़ेंगे। तो वो कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं एक तरह से जहांगीर को। लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है भैया, 1612 के अंदर बैटल ऑफ सवल्ली के अंदर आता है। जो ब्रिटिश नेवी है वो पुर्तगाली नेवी को हरा देती है, पर खच्चे उड़ा देती है, जिससे जहांगीर हो जाता है इंप्रेस। फिर जहांगीर बाद में इनको क्या करता है, ब्रिटिश लोगों को 1613 के अंदर पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाने की इजाजत भी दे देता है। ठीक है, ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि पहले मैं पुर्तगाल पढ़ा रहा हूं तो यहाँ ब्रिटिश कहां से आ गए। जब वो एंटर कर रहे हैं, वो कैसे अपना वर्चस्व क्रिएट कर रहे हैं, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। वो सब इंटरलिंक्ड चीजें हैं, ऐसा कोई पैरेलल में ग्राफ नहीं चल रहा है। ये सब एक साथ है ना। ओवर रूल करके चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि यूं ही एक को अलग पढ़ा दिया, एक को अलग पढ़ा दिया। कुछ कुछ चीजें जुड़ेंगी आपस में। अब इसके अंदर एक ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुआ था, तो सूरत के आसपास ये जो है बैटल ऑफ सवल्ली हुआ था। ये डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कब हुआ था, 1612 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। जीता कौन, तो ब्रिटिश जीते। ये सीधा सवाल आपसे आएगा, और बैटल ऑफ सवल्ली के बारे में भी 10 बार और भी पढ़ेंगे हम आगे। अच्छा, एक आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये पेपर में पूछा गया था, एसएससी में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एक और एग्जाम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, बट ये पूछा गया है कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से कौन लड़ रहा था, नेवल आर्मी की तरफ से। तो आप ध्यान रखिएगा कि थॉमस बेस्ट एक व्यक्ति है, कैप्टन थॉमस बेस्ट, है ना, नेवी का कैप्टन है। ये जो है, ये पूरी की पूरी कमान संभाले हुए थे ब्रिटिशर की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसीलिए मैंने देखिए कि यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं पुर्तगाली क्या करते हैं, जहांगीर का टाइम खत्म हो गया, अब आ जाता है शाहजहां, जिसको हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। जब आ जाता है तो उसके कार्यकाल में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं हुगली के अंदर। ये हुगली नदी है ना बंगाल के अंदर, ये अपना फोर्टिफिकेशन में लगे हुए हैं भाई मेरे। और ये उस फोर्ट के अंदर बहुत सारा असला बारूद भर लेते हैं, जिसकी खबर पहुंचती है किसको, शाहजहां को। अब देखिए कि शाहजहां खड़ा है उधर, ये भाई साहब है बंदूक असला बारूद लेकर जा रहे हैं अंदर, है ना। तो शाहजहां अपना घाघरा पहन के खड़ा है, तो पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। ये ध्यान ही नहीं देते, अरे घाघरे वाले हटो साइड में, हमें अपनी AK-47 अंदर लेके जाने दो। तो पहुंच जाते हैं अंदर लेके, है अंदर इकट्ठी कर रहे हैं। शाहजहां बोलता है अच्छा भाई सुन ही नहीं रहे मेरी बात, है ना। तो वो अपना एक जनरल है, कमांडर है, उसको आदेश देता है। कमांडर का नाम क्या है, कासिम खान। तो बोलता है कासिम कहर बरपाओ इन पे आसिम, तो जाके इनकी पर खच्चे उड़ा दो। तो जाता है कासिम अपनी सेना के साथ, और इनकी ऐसी की तैसी फेर देता है जाके, है ना। इनको समझ ही नहीं आता, ये वही चिड़िया लाली की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या करें, क्योंकि उतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ अभी भारत में कि शाहजहां से पंगा ले लिया जाए, है ना। शाहजहां के पास अच्छा खासा रिसोर्सिज है, मुगल सम्राट है भाई पूरे भारत का, तो कैसे उसे पंगा ले लिया जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखिए कि सेंटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है एक देश के अंदर। जब हम देखेंगे कि जब सेंटर वीक हो जाएगा, मुगल एम्पायर एकदम डिक्लाइन पे हो जाएगा, तो आप देखिए कि उस टाइम पे जाके भारत के अंदर इन अंग्रेजी ताकतों का, विदेशी ताकतों का हुकूमत जो है बहुत स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भारत का जो सेंटर है वो वीक हुआ, और रीजनलिज्म में सारे के सारा चीजें डिवाइड हो गई, फ्यूडेटरीज बन गई, सामंतवाद फैल गया, जिसकी वजह से भारत इतना वीक हो गया कि उल्टा हम लोग कंपनीज पे डिपेंड करना शुरू कर गए, फॉरेन कंपनीज पे। हमने अपना वर्चस्व भी खो दिया, ठीक है। तो इसलिए सेंटर का मजबूत होना बेहद बेहद जरूरी है। तो शाहजहां के साथ पंगा लेकर इन्होंने एक गलती की, जिसमें इन्होंने हुगली को लॉस्ट कर दिया, यानी कि हुगली पे इनका पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो खत्म होता है यहां से। फिर उसके बाद क्या होता है, 1661 के अंदर जो पुर्तगाल का राजा है
उसकी बहन है जो एक तरह से उसकी शादी होती है चार्ल्स टू के साथ। तो ये चार्ल्स टू कहाँ का राजा है? ये इंग्लैंड का राजा है, एक तरह से ब्रिटिश का राजा है ना। तो दोनों आपस में समधी बन जाते हैं। अब दहेज में कुछ देना पड़ेगा, तो दहेज में भाई साहब क्या देते हैं पुर्तगाल वाले भाई साहब? ये जो भारत का बॉम्बे है ना, जैसे हमने खुद की जमीन जायदाद होती है ना, तो बॉम्बे उठा के ये क्या कहते हैं कि लो भाई, पुर्तगाली बोलते हैं अंग्रेजों को कि ये तुम रख लो, है ना। ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं कि कितने इनके दादा परदादा यहाँ पे संभाल के गए हों बॉम्बे को, है ना। तो उस हिसाब से इनको डाउरी में दे रहे हैं भाई चार्ल्स टू को बॉम्बे। तो इस तरीके से क्या है, बॉम्बे भी इनके हाथ से निकल जाता है और किसको मिल जाता है? चार्ल्स टू को मिल जाता है, जो बाद में हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, तो बाद में ये क्या करता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से वो दे देता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर अपने आप से यहाँ पे व्यापार करती है, ठीक है। इसके बाद 1739 का टाइम आता है, जिस टाइम पे क्या है, मराठास जो है अपना वर्चस्व में आते हैं। जब मराठास उस टाइम पे बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सलसत्ते और बसीन, ये दो जगह है, सलसेट और बसीन जो है, इन दोनों जगहों को कब्जे में कर लेते हैं। यानी ये जो दो पोर्ट्स हैं ये इनके कब्जे में आ जाते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम देखेंगे ओवरऑल, आप पूरे सिनेरियो को जब आप इसको देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पोर्टुगीज हैं वो केवल गोवा दमन दीव के अंदर ही कंसाइज होकर रह गए हैं, और इसके अलावा कहीं भी पुर्तगाली लोग हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। गोवा, दीव और दमन के अंदर ही हमें मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, और 1961 तक रहेंगे, ठीक है। यही तो कमाल की बात है इनकी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले लोग हैं जो भारत के अंदर अराइव किए हैं, और आखिरी हैं जो भारत से जाएंगे। कब जाएंगे? 1961 में, यानी कि भारत आजाद हो चुका है, लेकिन भाई साहब तब भी ऐशो आराम कर रहे हैं वहां गोवा दमन दीव में बैठ के, एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स का माहौल चल रहा है ना, जैसे पापा की जमीन हो। तो इतने में भारत सरकार देखती है कि भैया हम सोच रहे थे जाओगे, हैं नहीं जा रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जा ही नहीं रहे भाई, जज के बैठे हुए हैं। तो सरकार को गुस्सा आता है कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या चलाया जाता है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय। आपको ये ध्यान रखना है, पेपर के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, जिसके तहत क्या है, जितने भी पुर्तगाली हैं इनको लठ मार मार के यहाँ से भगाया जाता है, गोवा और दमन एंड दीव से, ठीक है। तो इस तरीके से गोवा, दमन एंड दीव को पूरे को आजाद करवाया जाता है, और अखंड भारत का पार्ट बनाया जाता है, बेसिकली यूनाइटेड इंडिया का पार्ट बन जाता है, इंडियन लैंड बन जाता है। इसके बाद जो है, अगर आपको एक सवाल कई बार पेपर में आ जाता है कि पहले ऐसे यूरोपियंस बताइए जिन्होंने भारत के अंदर सी ट्रेड सेंटर्स बनाए। तो ये जो सी ट्रेड सेंटर का सिस्टम है, मैंने पहले ही बता दिया कि नेवी, सी ट्रेड सेंटर, ये सब कहाँ से आ रहा है? पुर्तगालियों से ही भारत के अंदर आ रहा है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, अगर पेपर में पूछा तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है हुगली के बारे में। हुगली वॉज यूज्ड एज ए बेयर फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय द पोर्टुगीज। मैंने क्या बताया था कि इन्होंने हुगली के पोर्ट जो थे वहां पे भी फोर्टिफिकेशन कर ली, असला बारूद भर लिया, वहां पे ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ पायरेसी वाली एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे दुखी भी हैं इनसे, इस वजह से ही शाहजहां के साथ इनका पंगा होता है। तो ये हुगली वाली पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेयर पायरेसी के लिए किस जगह को इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप बोलेंगे कि हुगली को कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि पुर्तगालियों का भारत के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, तो इनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस चालू की, ठीक है। आप देखिए कि जब शुरू में प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया कि भैया ये तो बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर रही है, इतना सारा एक साथ प्रिंट कर रही है। पहले मैनुअल होता था सब कुछ, प्रिंटिंग वगैरह, है ना, इससे लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे, इससे वैल्यू खत्म हो जाएगी, कंटेंट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी इनोवेशन उस टाइम की यही थी कि प्रिंटिंग प्रेस, जिसके तहत हजारों लाखों किताबें छपी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, है ना। आज आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपने स्कूल में पढ़ाई की है, आप सोचिए कि अगर प्रिंटिंग प्रेस ही ना हो तो कहाँ से कितनी हाथ लिखी किताबें आ जाएंगी, और हाथ लिखी किताबों में कितनी गलती हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी इनोवेशन थी। इसको किसने इन्वेंट किया था? जाओ डी बुस्टामंटे रोड्रिग्स। इस इन्वेंट तो नहीं कह सकते, एक तरह से भारत के अंदर इनिशिएट इस व्यक्ति ने किया था 1557 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पुर्तगालियों का और क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो आप देखिए कि जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, उनके ऊपर जो कैनन्स लगाई जाती है, बंदूकें या फिर कहिए कि तोपें रखी जाती है, एक तरह से कि जहाज के ऊपर ही तोपें रख के जा रहे हैं भैया। अगर कोई गुंडा आ गया, है ना, बीच में पायरेट्स आ गए, किसी मशकरे का दिल किया कि बीच में जाके इनका कोई धन धुन लूट लें, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? उसके ऊपर तोपे रखी हुई हैं, ठा ठा ठा, धाए धाए फायरिंग होगी, है ना, लट पड़ेंगे उसको फिर। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो तंबाकू की खेती जो है भारत के अंदर, तंबाकू की खेती होगी, नट्स की खेती होगी, काजू बादाम वगैरह हो गए, है ना, या फिर मसाले हो गए, ब्लैक पेपर हो गया, पोटैटो हो गया, चिलीज हो गई, है ना। ये जितनी भी चीजें आप
खाते हैं आज की डेट में, इनकी जो खेती है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो इनको प्रमोट किया है इन्होंने ही किया, पुर्तगालियों ने किया, क्योंकि भारत के अंदर जो लैंड है वो इन सारी खेती के लिए बहुत परफेक्ट है, जिसको इन्होंने प्रमोट किया। स्पेशली आप देखिए कि इन लोगों का व्यापार जो है, मेजर व्यापार जो है वो मसालों के ऊपर यानी कि स्पाइसेस के ऊपर ही डिपेंड था। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई पुर्तगालियों की। आई थिंक ये पुर्तगाली वाला तो यहीं पे ही खत्म होता है। आई होप कि आपको पुर्तगाल तक तो पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई।